आइए आज कक्षा 10वीं की कक्षा 10वीं और विषय विज्ञान पाठ दूसरी और पाठ का नाम है, पाठ का शीर्षक है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इसको हम लोग अम्ल, भस्म एवं लवण के नाम से भी जानते हैं। क्षारक को भस्म भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो आइए चलते हैं आगे की तरफ। यह केमिस्ट्री पार्ट 2 से लिया गया है। यह कक्षा 10वीं की विषय विज्ञान केमिस्ट्री से लिया गया पार्ट 2 और पाठ का नाम है अम्ल, भस्म एवं लवण। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। यह चैप्टर बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं। इस लेवल से देखा जाए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर हुआ, इसलिए इस चैप्टर को पूर्ण रूप से जानकारी बहुत ही जरूरी है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को अम्ल के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है कि अम्ल होते हैं क्या, ठीक ना। आइए देखते हैं अम्ल के बारे में, अम्ल होती हैं क्या। ठीक है, आइए अम्ल के बारे में जानते हैं। अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं, ACID, एसिड। एसिड का मतलब होता है अम्ल, ठीक ना। अम्ल का प्रवृत्ति जानते हैं, अम्ल के बारे में आगे जानते हैं। अम्ल जो वह लैटिन शब्द एसिडस, लैटिन शब्द एसिडस, ठीक है, एसिडस। अम्ल जो लैटिन भाषा या लैटिन शब्द एसिडस से बनी है, और एसिडस का मतलब होता है लैटिन में खट्टा। एसिडस का मतलब क्या होता है? खट्टा, ठीक ना। इसलिए एसिडस शब्द से ही बना है अम्ल, और अम्ल का मतलब भी होता है खट्टा, और उसको इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। चलिए आगे अम्ल के बारे में जानते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। यानी कि जब हम लोग अम्ल को चखेंगे तो स्वाद में कैसे होंगे? खट्टे होंगे, ठीक ना। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। यानी कि यहाँ पर चित्र में देखिए, यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है एक लिटमस पत्र को एक नींबू के रस में डाला गया है, या तो नींबू से सटाया गया है। तो हम जानते हैं कि नींबू एक अम्ल है, ठीक ना। तो नींबू में अगर हम एक लिटमस पत्र को डाले हैं चित्र में, तो देखिए वह यानी कि अम्ल, नींबू में अम्ल होते हैं, और नींबू का जो अम्ल
लिटमस पत्र को यानी नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में चेंज कर दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कहता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं। तो देख ही रहे हैं जो लिटमस पत्र नीला है, लिटमस पत्र नीला है, उसका कलर नींबू लाल में चेंज कर दिया है। कैसी कलर में चेंज कर दिया है? लाल में। इसलिए अम्ल नीले लिटमस पत्र को किस कलर में चेंज कर देगी? तो लाल कलर में। ठीक ना, चलिए आगे देखते हैं। ये जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। ठीक ना, तो इसको अगर हम लोग जलीय विलयन में, अम्ल को अगर जलीय विलयन में घोलेंगे तो वह कौन सा आयन देगा? हाइड्रोजन आयन देगा, यानी H+। कौन सा आयन देगा? H+। यहाँ H+ आयन देगा। ठीक है, अम्ल का जलीय विलयन हमेशा ही हाइड्रोजन आयन देता है, H+ आयन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। कुछ अम्ल का उदाहरण जानते हैं, जैसे HCl, जिसको हम लोग अमासिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, HCl। दूसरा है H2SO4। ठीक है, और तीसरा है CH3COOH। और चौथा है सिट्रिक अम्ल, जो नींबू में पाए जाते हैं। सिट्रिक अम्ल कहाँ पाए जाते हैं? नींबू के रस में पाए जाते हैं। ठीक ना, अगर एग्जाम में प्रश्न आए कि नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक ना, तो यहाँ सब अम्ल का उदाहरण है, HCl, H2SO4, CH3COOH, सिट्रिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल, ठीक ना, सांद्र अम्ल का परिभाषा होती है जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल अल्प मात्रा में होता है। यह कहना चाहता है, अगर मान लीजिए कोई विलयन है या तो कोई पदार्थ है ना, अगर उसमें अम्ल जो होगी ज्यादा मात्रा में, यानी अम्ल ज्यादा होगी और जल कम होगी, अल्प यानी कि कम, जिसमें अम्ल ज्यादा और जल कम होगी उसे हम बोलते हैं सांद्र अम्ल। क्या बोलते हैं? सांद्र अम्ल बोलते हैं। ठीक ना, तो जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक, जल की मात्रा कम, उसे हम सांद्र अम्ल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं तनु अम्ल के बारे में। इसमें कहता है जिसमें अम्ल अल्प मात्रा में और जल अधिक मात्रा में होती है। इससे पहले सांद्र अम्ल के बारे में देखें कि जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में और जल कम मात्रा में। ठीक ना, सांद्र अम्ल में अम्ल जो था, यानी खट्टा जो पदार्थ था, वह अधिक मात्रा में था और जल था कम मात्रा में। ठीक ना, तो वह सांद्र अम्ल कहलाई। लेकिन तनु अम्ल का परिभाषा होता है जिसमें अम्ल कम मात्रा में, इसके विपरीत, यानी सांद्र अम्ल के विपरीत होते हैं। सांद्र अम्ल के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। सांद्र में अम्ल की मात्रा अधिक, जल की मात्रा कम, लेकिन तनु में अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है। ठीक ना, तो तनु अम्ल में क्या होती है? अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक होती है। ठीक ना, उसे हम तनु अम्ल कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब क्षारक के बारे में जानते हैं, यानी भस्म के बारे में। इसको भस्म भी कहते हैं। ठीक ना,
इसको इंग्लिश में बेस बोलते हैं, ठीक ना, BASE, बेस। बेस मीन्स क्षारक या भस्म, ठीक ना। अब हम भस्म के बारे में जानते हैं। भस्म उस पदार्थ को कहते हैं जो स्वाद में कड़वा या तो तीखा होता है, जिसको अगर कोई भस्म को अगर हम लोग चखेंगे ना, वहाँ स्वाद में कैसा होगा, तीखा या कड़वा होगा, ठीक ना। उसे हम बोलते हैं भस्म या क्षारक, ठीक है। और कहता है कि जो क्षारक जो होते हैं, भस्म जो होते हैं, यह लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देते हैं। इससे पहले अभी हम पढ़े हैं कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल रही थी, ठीक ना। लेकिन अभी क्षारक जो है, भस्म जो है, वह लाल लिटमस पत्र को नीले में बदल देती है। किस कलर में बदल देती है? नीले कलर में, ठीक ना, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ठीक ना। इसमें देखिए एक रेड यानी कि लाल लिटमस पत्र को एक साबुन, जो साबुन का जो स्वाद होता है तीखा होता है, कड़वा होता है, इसलिए साबुन एक भस्म का उदाहरण है, क्षारक का उदाहरण है, ठीक ना। तो वह एक लिटमस पत्र को एक साबुन में अगर उससे अभिक्रिया कराए हैं, उससे यानी कि सटाए हैं, तो देखिए उसका कलर यानी कि लिटमस पत्र का कलर नीला में चेंज हो गया है। कैसा कलर में चेंज हो गया है? नीला। इसलिए यह कहती है क्षारक जो होती है वह लाल लिटमस पत्र को किस कलर में चेंज कर देती है? नीले कलर में चेंज कर देती है, ठीक ना। आगे देखते हैं। यहां जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। यहां जलीय विलयन में कौन आयन देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन, OH-। इससे पहले अम्ल का जो जलीय विलयन था वह H+ आयन दे रहा था, यानी हाइड्रोजन आयन दे रहा था, ठीक ना, अम्ल। लेकिन क्षारक जो होते हैं, भस्म जो होते हैं, उसका जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जो माइनस में होते हैं, ऋणात्मक उसका मान होता है, ठीक ना। लेकिन हाइड्रोजन आयन का मान प्लस में होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। तो अम्ल का जलीय विलयन H+ आयन देते हैं, लेकिन क्षारक या भस्म का जलीय विलयन OH- देते हैं, यानी हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। कुछ क्षारक का उदाहरण को देखते हैं। देख लीजिए, इसमें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH, नाइट्रस हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसमें देखिए सभी के अंत में OH OH OH, ठीक ना। तो सभी में OH लगे हैं, इसका मतलब हो गया इसका जलीय विलयन हाइड्रोक्साइड आयन देंगे, ठीक ना। तो वहीं तो अभी पढ़ाए थे कि क्षारक जो होती है और क्षारक का जो जलीय विलयन होता है वह कौन आयन देता है? तो OH-, यानी हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक ना। लेकिन अम्ल का जो जलीय विलयन था वह दिया था हाइड्रोजन प्लस, यानी कि हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन प्लस में OH- में। चलिए आगे देखते हैं। अब पढ़ना है क्षार के बारे में, ठीक ना। देखिए क्षार और भस्म या तो क्षारक, ठीक ना। क्षारक और भस्म तो एक होते हैं, क्षारक और भस्म एक होते हैं, ठीक ना। क्षारक और भस्म एक होते हैं, लेकिन क्षार जो होती है ना वह एक नहीं होती है, वह दूसरा होती है। उसमें कुछ अंतर है, आइए इसमें कुछ अंतर को देखते हैं। कहता है क्षार के बारे में,
जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि क्षारक का स्वाद जो होता है वह तीखा होता है ना, लेकिन वह तीखा तो उसका स्वाद होता है ना, लेकिन इसमें क्षार के बारे में कहता है जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यानी कि जो क्षारक या तो जो भस्म, जो क्षारक या तो जो भस्म ना, अगर मान लीजिए कि जल में घुलनशील है, जल में घुल जाती है, ठीक ना, उसे हम क्षार कहेंगे। और जो जल में नहीं घुलेगी ना, उसे हम क्षार नहीं कहेंगे, ठीक ना। तो जल में घुलनशील भस्म को या क्षारक को क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे, ठीक ना। तो वही कहता है जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जो जल में घुल गया उसे हम क्षार कहेंगे, जो जल में नहीं घुलेगा उसे हम भस्म या क्षारक कहेंगे। लेकिन दोनों का स्वाद तो ऐसे तो तीखा ही होता है, कड़वा ही होता है, और दोनों लाल लिटमस पत्र को नीले में चेंज करते हैं और दोनों हाइड्रो ऑक्साइड आयन देते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अगला पढ़ना है सूचक। सूचक, ठीक ना। आइए सूचक के बारे में जानते हैं। सूचक, सूचक कहते हैं कि सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति दर्शाते हैं। इनका रंग या गंध अम्लीय एवं क्षारक माध्यम में बदल जाता है, ठीक ना। अब देखिए, पृथ्वी में तो बहुत सारे पदार्थ हैं, बहुत सारे अम्ल है, बहुत सारे क्षारक है, ठीक ना। लेकिन सभी अम्ल को, सभी क्षारक को हम लोग उसको समझिए कि चख कर उसका पता नहीं लगा सकते हैं कि यहाँ इसको चखने पर खट्टा लगा तो अम्ल है, इसको चखने पर तीखा लगा या कड़वा लगा तो यह भस्म है या तो क्षारक है, ठीक ना। इसी प्रवृत्ति को, इसी मतलब परिघटना को खत्म करने के लिए हम लोग सूचक बनाए हैं, ठीक ना। इसमें भी जो मान लीजिए कि जो सूचक होते हैं, यहाँ अम्ल और क्षारक को, उसके गुण को बताते हैं कि कोई भी पदार्थ को अगर ना सूचक में लाते हैं और उसके जलीय विलयन में उस सूचक को डालते हैं तो वह सूचक बता देगा कि कोई पदार्थ अम्ल है या क्षारक है, ठीक ना। लेकिन जो मान लीजिए कि पृथ्वी में बहुत से पदार्थ है, सभी पदार्थ को तो हम नहीं चख के बता सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत से पदार्थ पॉइजन होते हैं, यानी कि जहर होते हैं, ठीक ना। तो अगर मान लीजिए कि जहर है, कोई ऐसा जहर होते हैं, ऐसे पॉइजन होते हैं जो अम्ल और भस्म के रूप में पाए जाते हैं, ठीक ना, दोनों रूप में पाए जाते हैं। अगर मान लीजिए कि अम्ल को ही अगर हम चख लेते हैं या तो भस्म को ही चख लेते हैं, ठीक ना, तो कोई ऐसा अम्ल या भस्म होता है जो शरीर में जलन फील करता है, या तो उसको चखने से आदमी की मृत्यु भी हो जाएगी, ठीक ना। इसलिए इसी से बचने के लिए, इसी घटना से बचने के लिए हम लोग सूचक को यानी कि खोजे हैं या तो उसको बनाए हैं। अब देखिए, सूचक जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। पहला जो सूचक होते हैं, पहला नंबर, वह होते हैं प्राकृतिक सूचक, यानी कि पृथ्वी के इस प्रकृति में जो सूचक पाए जाते हैं, या तो कोई भी पदार्थ के रूप में, पौधे के रूप में, या तो कोई चीज के रूप में,
अगर पाए जाते हैं ना प्रकृति में, उसको मनुष्य नहीं बनाए हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। कौन सा सूचक बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। वह प्रकृति में, पृथ्वी में वह स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, ठीक ना, उसको मनुष्य नहीं बनाए हैं, इसलिए उसको बोलते हैं प्राकृतिक सूचक। दूसरी होती है कृत्रिम सूचक, या उसको बोलते हैं संश्लेषित सूचक। कृत्रिम सूचक या उसको बोलते हैं संश्लेषित सूचक, यानी कि इसको मनुष्य ने बनाया, क्या करके? तो उसको संश्लेषित करके प्रयोगशाला में, ठीक ना, इसलिए उसको बोलते हैं कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। तो यह मनुष्य द्वारा बनाया हुआ सूचक है, ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं कृत्रिम सूचक या संश्लेषित सूचक। तीसरा नंबर में है गंधीय सूचक, ठीक है। तो सूचक के कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्राकृतिक सूचक, दूसरा है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, और तीसरा है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक को समझिए कि हम नहीं जानते हैं तो उसको मानते हैं कि भगवान ही बनाए हैं उसको, ठीक ना, क्योंकि वह पृथ्वी में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक ना, इसलिए वह प्राकृतिक सूचक है। लेकिन कृत्रिम सूचक को मनुष्य ने बनाया है, इसलिए उसको बोलते हैं कृत्रिम सूचक, या प्रयोगशाला में बनी है इसलिए उसको बोलते हैं संश्लेषित सूचक। जितना भी सूचक को हम लोग बनाएंगे, मनुष्य बनाएगी प्रयोगशाला में, उसको बोलते हैं संश्लेषित सूचक। तीसरा नंबर में है गंधीय सूचक, जो किसी भी अम्ल या क्षारक को या अम्ल या भस्म को वह उसके माध्यम से, समझिए कि उसको हम लोग, इस सूचक को अगर हम अम्ल में या तो भस्म में ले जाएंगे तो उसका जलीय विलयन उसके गंध से, उसके सुगंध से, यानी कि महक से बता देगी कि वह अम्ल है कि क्षारक है, ठीक ना, अम्ल है कि भस्म है, इसलिए उसको बोलते हैं गंधीय सूचक। क्योंकि इसको जैसे ही हम लोग अम्ल या क्षारक में ले जाएंगे तो वह गंध देती है, ठीक ना, बास देती है, इसलिए उसको बोलते हैं गंधीय सूचक। तो यह गंध से ही बता देती है कि यह अम्ल है या क्षारक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला देखते हैं, जो सूचक ही है, और सूचक का पहला प्रकार है जिसका नाम है प्राकृतिक सूचक, ठीक है। चलिए प्राकृतिक सूचक के बारे में जानते हैं, ठीक ना। प्राकृतिक सूचक पहला जो प्रकार है, सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय सूचक, ठीक ना। तो पहला प्रकार है प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक का परिभाषा होता है वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। देखिए पृथ्वी में पाए जाते हैं ना, यहां पर कहता है जो पौधे से प्राप्त होंगे, ठीक ना, जो पेड़ पौधे से प्राप्त होंगे उस सूचक को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक सूचक। क्योंकि पेड़ पौधे तो पृथ्वी में ही पाए जाते हैं और पेड़ पौधे को तो मनुष्य नहीं बनाया है ना, इसलिए इसको प्राकृतिक सूचक बोलते हैं। इसको भगवान बनाए समझिए, इसलिए यह प्राकृतिक सूचक है। उदाहरण देखिए, प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है लिटमस पत्र, लिटमस, दूसरा है हल्दी, ठीक ना, पहला लिटमस, दूसरा हल्दी, ठीक ना, और तीसरा ले सकते हैं चुकंदर, और चौथा ले सकते हैं लाल गोभी का पत्ता, ठीक ना। एक बार और इसको कर देते हैं। देखिए पहला जो उदाहरण है प्राकृतिक सूचक का, उसका नाम है पहला का लिटमस, दूसरा है हल्दी, और तीसरा है चुकंदर,
और चौथा है लाल गोभी का पत्ता। ठीक है, चुकंदर, चुकंदर, ठीक ना। और तीसरा है लाल गोभी का पत्ता, लाल गोभी का पत्ता। चलिए, अब यहाँ जो प्राकृतिक सूचक है, यह सूचक आखिर कैसे अम्ल को पहचानती है, इसके बारे में हम जानते हैं। आखिर कोई भी पदार्थ यह सूचक से, या तो लिटमस से, या तो हल्दी से, या तो चुकंदर से, या तो लाल गोभी के पत्ता से, ठीक ना। अगर हमको इन सभी प्राकृतिक सूचक से अगर हमको कोई पदार्थ की अम्लीयता या तो क्षारकता जाननी हो, तो वह कैसे हम उसके बारे में जानेंगे कि यह इसका स्वाद खट्टा है या इसका स्वाद तीखा है, ठीक ना। चलिए देखते हैं। देखिए, जो लिटमस पत्र होते हैं ना, लिटमस पत्र, वह नीले लिटमस पत्र जो होते हैं, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि लिटमस पत्र है, ठीक ना, उसको अगर हम लोग अम्ल में डालते हैं या तो अम्ल के जलीय विलयन में डालते हैं, ठीक ना। लिटमस पत्र को अम्ल के जलीय विलयन में डालेंगे तो वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। तो अम्ल जो होती है, अम्ल, वह नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देती है, लाल कर देती है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, ठीक ना। यहां पर देख लीजिए, यहां पर कहता है अम्ल जो होती है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, ठीक है। और क्षारक जो होती है यानी भस्म जो होती है, ठीक ना, वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, ठीक ना। तो अम्ल नीले को लाल कर देती है, अम्ल जो होती है नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देती है, लाल कर देती है। लेकिन क्षारक जो होती है वह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है, ठीक है। आगे देखिए, हल्दी। हल्दी भी एक सूचक है, प्राकृतिक सूचक। हल्दी के बारे में जानते हैं। हल्दी जो होती है वह हल्दी यानी कि अम्ल जो होती है वह हल्दी को लाल से पीला कर देती है। यानी कि अगर हम हल्दी को अम्ल में डालेंगे, ठीक ना, हल्दी को अगर नींबू का रस में डाल दिए, क्योंकि नींबू का रस तो अम्ल ही है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि हल्दी को अम्ल में डाल दिए, ठीक ना, तो उसका कलर हो जाएगा पीला। कैसा हो जाएगा, पीला। अम्ल में वह पीले ही रहेंगे, जैसा कलर के थे पहले हल्दी वैसा ही रहेंगे, तो हम समझेंगे कि वह यानी कि अम्ल है। क्या समझेंगे, अम्ल है, ठीक ना। अगर हल्दी को क्षारक में डालेंगे यानी कि क्षार के जलीय विलयन में, ठीक ना, अगर हल्दी को क्षारक के भस्म के जलीय विलयन में डालेंगे तो वह हल्दी हो जाएगी लाल। कैसा हो जाएगी, लाल, ठीक ना। तो यहां पर देखें कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है और क्षारक लाल लिटमस पत्र को नीला कर देती है। और हल्दी यहां पर बताए हैं कि अम्ल जो होती है, अम्ल में अगर हल्दी को डालेंगे तो वह पीला ही रहेगा, लेकिन क्षारक में डालेंगे तो उसका कलर हो जाएगा लाल, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। और चुकंदर जो होती है ना, चुकंदर का जो अम्लीयता होती है ना, वह थोड़ा सा लाल और बैगनी होगी, ठीक ना, लाल और बैगनी होगी। अगर मान लीजिए चुकंदर को अगर हम अम्ल के जलीय विलयन में ले जाएंगे ना, तो वह थोड़ा सा लाल होगी और बैगनी कलर की होगी, ठीक है। लेकिन चुकंदर को अगर क्षारीय जलीय विलयन में ले जाएंगे तो उसका कलर हो जाएगा पीला। कैसा हो जाएगा, पीला। और लाल गोभी के पत्ता को
अम्ल में ले जाएंगे, अम्ल में, तो वह हो जाएगा लाल बैगनी, ठीक ना। अगर उसको क्षार में ले जाते हैं, क्षारक में, तो उसका कलर हो जाएगा हरा। कैसा हो जाएगा? हरा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। सूचक का जो दूसरा प्रकार है वह है कृत्रिम सूचक। कौन सा सूचक? कृत्रिम सूचक, जिसको हम लोग बोलते हैं संश्लेषित सूचक, क्योंकि इसको मनुष्य बनाए हैं प्रयोगशाला में, ठीक ना। इसको इसलिए उसको बोलते हैं संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक, मनुष्य द्वारा बनाया हुआ सूचक। कहता है यहाँ पर वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहा जाता है। वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं, यानी कि इसको मनुष्य बनाए हैं इसलिए यहाँ कृत्रिम सूचक है, ठीक ना। इसका उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है फिनोल्फथेलिन। कृत्रिम सूचक का पहला उदाहरण है फिनोल्फथेलिन और दूसरा उदाहरण है मेथिल ऑरेंज, ठीक है। अब देखिए इसमें फिनोल्फथेलिन जो होती है ना, फिनोल्फथेलिन, अगर इसको अम्ल में, अम्ल के जलीय विलयन में अगर ले जाएंगे ना, अम्ल के जलीय विलयन में अगर फिनोल्फथेलिन को ले जाएंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर अम्ल के जलीय विलयन में फिनोल्फथेलिन को ले जाएंगे ना, तो वहाँ होती है रंगहीन। कैसा होती है? रंगहीन। देख रहे हैं कि सफेद कलर का है, यानी कि कोई कलर का नहीं है, सफेद है, इसलिए इसको बोलते हैं रंगहीन। तो फिनोल्फथेलिन को अम्ल में ले जाएंगे तो वहाँ रंगहीन होगा, यानी सफेद होगा, उसका कोई कलर प्रदर्शित यानी नहीं करेगा, ठीक ना। और फिनोल्फथेलिन को क्षारक में ले जाएंगे, ठीक ना, क्षारक में ले जाएंगे फिनोल्फथेलिन को, तो वह हो जाएगा गुलाबी। कैसा हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा, ठीक ना। तो यह है कृत्रिम सूचक। फिनोल्फथेलिन को क्षारक में ले जाएंगे, क्षारक के जलीय विलयन में, तो वह हो जाएगा गुलाबी, और फिनोल्फथेलिन को अम्ल में ले जाएंगे तो वह हो जाएगा रंगहीन। कैसा हो जाएगा? रंगहीन। और मेथिल ऑरेंज को, ठीक ना, मेथिल ऑरेंज को अगर अम्ल में ले जाएंगे, मेथिल ऑरेंज को अम्ल में ले जाएंगे तो वह हो जाएगा लाल। कैसा हो जाएगा? लाल। मेथिल ऑरेंज को अम्लीय विलयन में ले जाएंगे ना, तो वह हो जाएगा लाल। कैसा हो जाएगा? लाल। और मेथिल ऑरेंज को अगर हम क्षारक में ले जाएंगे, भस्म में, तो वह हो जाएगा पीला। कैसा हो जाएगा? पीला, ठीक ना। जिससे हम पहचान लेंगे कि अगर मेथिल ऑरेंज पीला हो जाएगा तो हम पहचान जाएंगे कि यहाँ क्षारक है। अगर मेथिल ऑरेंज लाल हो जाएगा तो हम समझेंगे कि यहाँ जो जलीय विलयन है वहाँ है अम्ल, ठीक ना। तो फिनोल्फथेलिन को अगर हम कोई पदार्थ में ले जाते हैं, अगर उस पदार्थ का जलीय विलयन गुलाबी हो जाता है तो समझेंगे कि वह पदार्थ क्षारक है। और फिनोल्फथेलिन को दूसरे जलीय विलयन में ले जाएंगे, अगर वह रंगहीन होगा तो समझेंगे कि वह अम्ल है। क्या है? अम्ल है, ठीक है। आगे चलते हैं। और सूचक का तीसरा प्रकार है गंधीय सूचक, ठीक ना। अब गंधीय सूचक के बारे में जानते हैं। अभी बोले थे कि गंधीय सूचक जो होता है वो गंध से पता करता है कि कोई पदार्थ अम्ल है कि भस्म है। चलिए गंधीय सूचक के बारे में जानते हैं। कहते हैं जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाए, यानी कि मान लीजिए कि कोई उसमें नींबू का रस डाल देते हैं, या तो कोई क्षार पदार्थ का उसमें रस डाल देते हैं, ठीक ना। अगर उसमें जो गंध पहले से था, उसका प्रकृति का जो गंध था पहले से ना, उसका गंध अगर चेंज हो जाती है, ठीक ना, तो उसी माध्यम से हम लोग पता करेंगे कि वह अम्ल है कि क्षारक है, ठीक ना। देखिए गंधीय सूचक का पहला उदाहरण है प्याज का रस। प्याज तो देखबे किए होंगे, ठीक ना, प्याज का रस। दूसरा है वैनिला जो होती है, यानी कि आइसक्रीम में डाले जाते हैं, ठीक ना, वैनिला। और तीसरा जो है लौंग का तेल, जिसको लौंग का भी तेल कहते हैं, ठीक ना। अब देखते हैं
गंधीय सूचक में, ठीक ना। अगर कोई पदार्थ में, ठीक ना, कोई पदार्थ में अगर हम मान लीजिए कि प्याज के रस को डालते हैं, ठीक ना, प्याज के रस को डालते हैं कोई पदार्थ में, अगर वह उसमें गंध देगी ना, प्याज के रस मान लीजिए वह ज्यादा गंध देगी, ज्यादा गंध, तीक्ष्ण गंध, ठीक ना, तो उसको हम समझेंगे कि वह अम्ल है, ठीक ना। लेकिन प्याज के रस को अगर हम कोई पदार्थ में डालते हैं, अगर कोई गंध ना दे, कोई गंध ना दे, तो वह समझेंगे कि क्षारक है, ठीक ना। गंध दे तो अम्ल है, गंध ना दे तो क्षारक है। वैनिला, वैनिला को अगर कोई पदार्थ में डालते हैं, अगर वह जैसा था पहले उसका प्रवृत्ति वैसा ही, यानी कि कोई गंध ना दे, कोई गंध ना दे, तो हम समझेंगे कि वह अम्ल है। जैसा वैनिला का गंध था पहले वैसा ही समान गंध का रहे ना, तो हम समझेंगे कि अम्ल है। लेकिन वैनिला, वैनिला में कोई गंध नहीं, अगर कोई गंध ना दे, ठीक ना, उसे हम बोलेंगे क्षारक। वैनिला अगर पहले से जो गंध जैसा था वैसा गंध अगर बास देती है, तो हम समझेंगे कि वह अम्ल है, ठीक ना। लेकिन उसका गंध खत्म हो जाए, उसका गंध खत्म हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे कि वह पदार्थ क्षारक है, ठीक ना। लौंग का तेल, लौंग का तेल को अगर हम कोई पदार्थ में डालते हैं, ठीक ना, कोई पदार्थ में डालते हैं, तो पहले जैसा गंध दे, पहले जैसा, जैसे लौंग का तेल का जो गंध होता है ना, वैसा गंध दे, तो हम समझेंगे कि वह अम्ल है। यदि लौंग के तेल को, लौंग के तेल को अगर हम किसी दूसरे पदार्थ में डालते हैं, ठीक ना, अगर वह गंध जो पहले लौंग का तेल का जो गंध था ना, वह गंध अगर खत्म हो जाए ना, तो उसको हम कहेंगे कि वह क्षारक है। क्या है? क्षारक है। तो प्याज का रस अम्ल में गंध देती है, तो हम समझेंगे कि वह अम्ल है। और अगर कोई गंध ना दे प्याज का रस, ठीक ना, तो हम समझेंगे कि वह क्षारक है। अगर वैनिला को अम्ल में डालेंगे, तो वह पहले जो उसका गंध था वैसा ही गंध दे, तो हम समझेंगे कि वह अम्ल है। लेकिन वैनिला को अगर क्षारक में डालेंगे तो उसका गंध खत्म हो जाए, ठीक ना, कोई गंध ना दे, उसे हम कहेंगे क्षारक है। और लौंग का तेल, लौंग का तेल को अगर हम अम्ल में डालेंगे तो जैसा पहले उसका गंध था लौंग का तेल का वैसा ही गंध दे, तो समझेंगे कि वह अम्ल है। लेकिन लौंग के तेल को क्षारक में डालेंगे ना, अगर उसका गंध खत्म हो जाए, कोई प्रकार का गंध ना दे, ठीक ना, तो उसे हम कहेंगे कि यह क्षारक है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पढ़ना है अम्ल क्षारकों के रासायनिक गुण। अम्ल क्षारकों के रासायनिक गुण। चलिए अम्ल के और क्षारकों के बारे में, उसका रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं, ठीक ना। धातु की अम्ल एवं क्षारक के साथ अभिक्रिया। देखिए इसमें अब धातु की अभिक्रिया कराते हैं अम्ल के साथ, ठीक ना। यहां पर देखिए अम्ल के साथ, अम्ल के साथ धातु का अभिक्रिया। यहाँ अम्ल है और धातु जब अभिक्रिया करती है तो वह बनाती है लवण और हाइड्रोजन गैस। क्या बनाती है? लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। तो अम्ल कभी भी अगर धातु से क्रिया करेगी तो वह लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। हाइड्रोजन गैस यानी कि मुक्त, जो बहुत ही हल्की गैस होती है, वह पृथ्वी के सबसे ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक ना। और लवण जो होती है वह नमकीन होती है, ठीक ना। लवण का प्रवृत्ति कैसी होती है? प्रकृति उसका नमकीन होती है, ठीक ना। तो अम्ल को धातु से अभिक्रिया करेंगे तो क्या क्या बनेगा? लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे देखिए यहां पर उदाहरण, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यहाँ अम्ल है और Zn जिंक जो धातु है। तो यहाँ पर अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया जिंक यानी धातु से कराए हैं, तो यहाँ पर बना है जिंक क्लोराइड ZnCl2, ZnCl2
टू, ठीक ना। तो जिंक क्लोराइड बना है जो नमकीन होती है, जिसका स्वाद कैसा होता है, नमकीन, जो एक लवण है और अंत में हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गई है, ठीक ना। तो कभी भी अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराएंगे, कोई भी धातु, चाहे वह सोना हो, चांदी हो, लोहा हो, आयरन हो, या तो एल्युमिनियम हो, तांबा हो, कोई भी प्रकार के धातु से अगर अम्ल का अभिक्रिया कराएंगे तो वहां बनेगा लवण। क्या बनेगा, लवण, और अंत में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। कौन गैस मुक्त करेगी, हाइड्रोजन गैस। जैसे कि यहाँ पर ZnCl2 बना है जिसका प्रकृति होती है नमकीन, इसलिए उसको बोलते हैं लवण, ठीक ना। आगे देखते हैं क्षार के साथ। अब क्षार के साथ धातु की अभिक्रिया को देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्षारक का अभिक्रिया धातु के साथ करें, ठीक ना। और क्षारक का अभिक्रिया जब भी धातु के साथ होगी ना अभिक्रिया, तो वह बनाएगी लवण और हाइड्रोजन गैस। जैसे कि अम्ल भी बनाए थे लवण और हाइड्रोजन गैस, बिल्कुल ऐसा ही ये भी बनाएंगे लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। यहाँ OH लग गया है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ क्षारक है, क्योंकि क्षारक का जलीय विलयन OH आयन देते हैं, अभी पढ़ाए है ना। कौन आयन देते हैं, OH आयन देते हैं, तो यहाँ हो गया क्षारक। तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अगर धातु से कराते हैं, इसमें भी देखिए Zn को लिए, जिंक को लिए, ठीक ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया जिंक से कराते हैं तो वह बनाती है Na2ZnO2, सोडियम जिंकेट। क्या बनाती है, सोडियम जिंकेट, और अंत में हाइड्रोजन गैस मुक्त की है ना। और सोडियम जिंकेट का जो प्रकृति होती है, प्रवृत्ति जो होती है, वह होती है लवणीय, यानी कि नमकीन, ठीक ना। इसलिए क्षारक और धातु कभी भी क्रिया करेगी तो लवण बनाएगी और हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी। यहाँ पर जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हम यहाँ पर धातु से कराए हैं, Zn से कराए हैं, तो यहाँ पर बना दिया Na2ZnO2, यानी कि सोडियम जिंकेट, और अंत में हाइड्रोजन गैस मुक्त कर दी है, जो कि बहुत हल्का हवा है, हल्का गैस है, जो पृथ्वी के सबसे ऊपरी वायुमंडल में पाए जाते हैं, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। और क्षारक का भी अभिक्रिया धातु से कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण और हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। जैसे कि उदाहरण में अभी देखे हैं HCl प्लस Zn, यानी कि अम्ल और धातु क्रिया किया तो यहाँ पर बनाया लवण और हाइड्रोजन गैस। इसमें भी क्षारक और जिंक को अभिक्रिया कराए तो यहाँ पर बना लवण और हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए हाइड्रोजन गैस का परीक्षण। अब देखिए हाइड्रोजन गैस का परीक्षण करते हैं ना। अभी बताए हैं हाइड्रोजन गैस के बारे में कि हाइड्रोजन गैस जो होती है वह पृथ्वी के सबसे ऊपरी वायुमंडल में पाई जाती है, क्योंकि वह बहुत हल्के गैस होती है। जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ना, वह तो भारी गैस होते हैं, इसलिए वह पृथ्वी से सटे होते हैं, ठीक ना, पृथ्वी से वह सटे होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन गैस हल्का होने के कारण वह पृथ्वी से सटे नहीं होते हैं, वह ऊपर होती है वायुमंडल से, ठीक ना। कहाँ होती है, वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत पर होती है, ठीक ना। तो कहता है हाइड्रोजन गैस से निहित परखनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ पर देखिए एक स्टैंड लिया गया है, ठीक ना। उस स्टैंड में एक परखनली लिया गया है और उस परखनली में शीशे की परखनली है, शीशे के सिल्ली है, ठीक ना। उस शीशे के सिल्ली में HCl लिए हैं और Zn लिए हैं, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए हैं और Zn धातु लिए हैं। जो यहाँ पर अंदर भरे हुए हैं ना, वह है HCl जो द्रव के रूप में है, ठीक ना,
यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और जो छोटे छोटे टुकड़े दिखाई दे रहे हैं ना, वह जिंक यानी कि जिंक धातु के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक ना। तो अगर वह उसका अभिक्रिया वह करती है ना कांच की सिल्ली में, प्रखनली में, तो अभिक्रिया के दौरान वह इस नली से अंत में गैस निकलती है, ठीक ना। क्या निकलती है? गैस। जैसे कि इससे पहले अभी अभिक्रिया कराए थे ना कि हाइड्रोजन और जिंक का, यानी कि अम्ल जब धातु से क्रिया किया था तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ था ना। जब अम्ल जिंक से क्रिया किया था, धातु से क्रिया, तो कौन गैस मुक्त हुआ था? हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। तो अभी वही उसका परीक्षण कर रहे हैं, यानी कि प्रयोग कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर भी एक कांच के सिल्ली में हाइड्रोजन गैस यानी हाइड्रोजन गैस कह रहे हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले हैं, यानी अम्ल डाले हैं, और धातु डाले हैं जिंक। दोनों का क्रिया जब कराए तो यहाँ पर नली के रास्ते देखिए, अंत में यहाँ पर एक टैब लिए हैं पानी से भरा हुआ, और उसमें उस पानी में क्या किए हैं कि साबुन का पानी है, ठीक ना। साबुन का अपमार्जक का पानी है, ठीक ना। उसमें जो साबुन है उसको घोल दिया गया है, और उसमें कुछ जो साबुन का पानी है ना, और यह नली से होकर जब यह गैस निकलती है हाइड्रोजन गैस, तो वह साबुन के जो बुलबुले होते हैं, बबल जो होते हैं ना, बबल्स, वह धीरे धीरे उठ रही है साबुन से, ठीक ना। वह जो बबल्स होती है, उस बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस होती है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बहुत ही हल्के गैस होती है, और वह नीचे नहीं रहेगी धरती के, वह धरती के ऊपर उठना चाहती है, ठीक ना। तो उस साबुन के बबल्स को लेकर ऊपर जाती है हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। उसके बाद जलती हुई मोमबत्ती को, या तो जलती हुई माचिस को, जलती हुई मोमबत्ती को या तो जलती हुई माचिस को अगर उस बबल्स के पास ले जाते हैं, क्योंकि बबल्स में तो कौन गैस है अंदर? हाइड्रोजन गैस। उस बबल्स के पास ले जाते हैं माचिस को या तो जलती हुई मोमबत्ती को, ठीक ना। तो वह पॉप से ध्वनि की आवाज आती है और फूट जाती है, ठीक ना। जैसे ही माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं, वह बबल्स साबुन वाला फूट जाती है, क्योंकि उसके अंदर कौन गैस होती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक ना। तो कभी भी हाइड्रोजन का, या तो हाइड्रोजन गैस मतलब मुक्त हो रही है, ठीक ना, उसमें अगर मोमबत्ती ले जाएंगे तो आवाज कैसी आएगी? बबल्स में तो पॉप की आवाज आती है, ठीक ना। तो हम कभी भी अम्ल की अभिक्रिया धातु से करेंगे तो अंत में कौन गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए अब अम्ल और क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। इसमें अभी देखना है अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से और धातु बाइकार्बोनेट से, ठीक ना। देखिए यहाँ पर अम्ल और धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया हो रही है, ठीक ना। तो बना रही है लवण यानी नमकीन पदार्थ, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और अंत में जल बना रही है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अम्ल है HCl और धातु कार्बोनेट। अगर कोई सूत्र में कार्बोनेट का सूत्र होता है CO3, ठीक ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन होते हैं, उसे हम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर धातु कार्बोनेट, सोडियम एक धातु है, अगर उसमें CO2 मिला दिए हैं तो वह हो गया धातु कार्बोनेट, ठीक ना। तो अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से होती है तो वह बनाती है NaCl, जो साधारण नमक का सूत्र है, NaCl। तो कभी भी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से करेंगे तो क्या बनाएगी? यानी कि लवण बनाएगी, NaCl, जो साधारण नमक है जिसका स्वाद नमकीन होती है, और CO2 गैस मुक्त की है, और अंत में जल भी बनाई है। क्या बनाई है? जल भी बनाई है, ठीक ना। तो अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से करते हैं तो लवण बनती है, CO2 बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और अंत में जल भी बनती है, ठीक ना। यहाँ पर देख रहे हैं अगर किसी धातु में, मान लीजिए सोडियम एक धातु है, ठीक ना, उसमें CO3 यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलाते हैं ना, तो वह कहलाता है धातु कार्बोनेट। यानी किसी भी धातु में
लोहा में, सोना में, चांदी में, किसी भी धातु में CO3 मिला देंगे तो वह हो जाता है धातु कार्बोनेट। ठीक ना। आगे देखते हैं अम्ल धातु बाइकार्बोनेट की, अम्ल से यानी कि बाइकार्बोनेट की साथ अभिक्रिया। अब अम्ल का अभिक्रिया धातु बाइकार्बोनेट के साथ, यहां पर देखिए अम्ल की अभिक्रिया कराए हैं धातु बाइकार्बोनेट के साथ। ठीक ना। तो वह बनाती है लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल, वही बना रही है। ऊपर जैसे कि धातु कार्बोनेट्स के साथ किए थे ना, तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाया था ना, बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी धातु बाइकार्बोनेट्स के साथ करेंगे तो लवण बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर ना CO3 में इसमें पहले मिला देंगे H, क्या मिला देंगे H, जैसा कि यहाँ पर देखिए। ठीक ना, HCO3, तो यहाँ पर HCl अम्ल की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और Na धातु है और HCO3 जिसको हम लोग बोलते हैं बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट में ही H मिला देंगे तो हो जाता है बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पर अम्ल का अभिक्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि कार्बोनेट से, यानी कि जिसको हम लोग सिंपल बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलते हैं उसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अम्ल की अभिक्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराए हैं तो वहां बना रही है NaCl, यानी कि वही साधारण नमक फिर बना दिया, लवण बना दिया, नमकीन। CO2 जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और अंत में बना दिया H2O यानी कि जल बना दिया। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनेट का सूत्र है CO3 और सोडियम यानी कि बाइकार्बोनेट का सूत्र है HCO3। ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण अब करते हैं। इससे पहले हाइड्रोजन का परीक्षण किए थे। कौन गैस का परीक्षण किए थे इससे पहले, हाइड्रोजन गैस का। अब करेंगे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का परीक्षण। देखिए क्या करते हैं कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर, उससे पहले हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किए थे साबुन के पानी के साथ। ठीक ना। लेकिन अभी हम करेंगे चूने के पानी के साथ। ठीक ना। तो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी के साथ प्रवाहित करेंगे तो पानी का रंग हो जाता है दूधिया, पानी दूधिया हो जाता है। पानी का रंग कैसा हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा। ठीक ना, यानी कि दूध के कलर का हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर देखिए CaOH2, यहाँ पर भी हाइड्रोक्साइड है, यानी कि यहाँ पर समझिए कि यहाँ क्षारक है, भस्म है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अभिक्रिया कराए हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक ना। क्या किए हैं कि अंदर यहाँ पर भस्म को डाले हैं। क्या डाले हैं, भस्म को डाले हैं इस परख नली में, और उस परख नली में कार्बन डाइऑक्साइड भी भर दिए हैं। ठीक ना, क्या भरे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसके बाद अंत में देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करती है तो बनाती है कैल्शियम कार्बोनेट और अंत में जल बनाती है। ठीक ना, अधिक मात्रा में CO2 प्रवाहित करने पर। अब देखिए इसमें कम किए थे, अब इसमें हम ज्यादा करेंगे इस अभिक्रिया में। ठीक ना। अब देखिए जो CaCO3 जो बना ना कैल्शियम कार्बोनेट, उससे हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं जल से और कार्बन डाइऑक्साइड से। तो यहाँ पर देखिए बन रहा है CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक ना। तो वही चूने का जल है, क्या है, चूने का जल। तो कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड को किसी चूने के जल से प्रवाहित करेंगे तो पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, दूधिया। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं
अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया, अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया को देखते हैं, यानी कि खट्टे पदार्थों और तीखे पदार्थों की अभिक्रिया को देखते हैं। कभी भी अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करेगी तो वहां बनाएगी लवण, यानी कि नमक बनाएगी और अंत में जल बनाएगी, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर अम्ल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और क्षारक है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। दोनों का जब क्रिया कराए तो यहाँ पर बना दिया NaCl सोडियम क्लोराइड जो नमकीन होती है, लवण है, ठीक ना। तो लवण बना दिया और अंत में बना दिया H2O जो जल है, ठीक ना। तो कभी भी अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करेंगे, एग्जाम में अगर पूछेंगे ना कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया करने पर क्या क्या बनती है, कौन कौन से पदार्थ बनती है, तो बताना अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया होगी तो वह बनाती है लवण और जल बनाती है, नमक और जल बनाती है। और इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसलिए ना हम लोग का शरीर में या तो दैनिक जीवन में अम्ल का और क्षारक का बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। क्योंकि हम लोग का शरीर में भी अम्ल बनती है तो उसको ठीक करने के लिए हमको क्षारक चाहिए। जैसे हम लोग का जो मांसपेशियां है, ठीक ना, वह लैक्टिक अम्ल बनाती है, ठीक ना। लैक्टिक अम्ल बनाती है जिसको हम लोग फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, ठीक ना। लैक्टिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, ठीक ना, एक ही है। कौन कौन अम्ल? लैक्टिक और फॉर्मिक अम्ल, ठीक ना। तो हम लोग अगर मनुष्य ज्यादा काम करते हैं ना, ज्यादा काम करते करते तो मनुष्य कोई भी काम करते हैं तो समझिए कि वहां तो मांसपेशियों से ही करते हैं। तो अगर मनुष्य मांसपेशियों से काम करते हैं, करते करते थक जाते हैं तो मनुष्य का जो मांसपेशियां होती है वह अम्ल बनाती है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल, ठीक ना। तो वह अम्ल जैसे हम लोग का शरीर बना दिया तो हम लोग का मांसपेशियां दर्द करने लगता है, हम लोग का शरीर दर्द करने लगता है। तो हम लोग कहते हैं कि शरीर दर्द कर रहा है, हम आज काम में नहीं जाएंगे, ठीक ना। तो उस अम्ल को उदासीन करने के लिए हमको क्या चाहिए? क्षार चाहिए। क्या चाहिए? क्षार चाहिए। तो अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षार चाहिए। तो हम लोग का शरीर बनाया है अम्ल, हमको उदासीन करने के लिए क्या चाहिए? क्षार चाहिए। तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और तीखा दवा का प्रयोग करते हैं। जो तीखा होता है वह क्षारक, यानी कि क्षारक का स्वाद तो तीखे ना होता है, इसलिए डॉक्टर से हम लोग दवा लेते हैं जिसका स्वाद कैसा होता है? तीखा। उसके बाद हम लोग को अम्ल और जो दवा होता है क्षारक, वह दोनों क्रिया करती है और लवण और जल बनाती है जिसको हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। और हम लोग का शरीर को उदासीन कर देती है, ठीक ना। उसका pH मान 7 के बराबर ले जाती है और जिससे हम लोग एकदम ठीक हो जाते हैं, फिर काम में चले जाते हैं। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। कहता है कभी भी अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे ना तो अपनी जो उसका प्रकृति होता है, जो उसका खूबिया होता है, उसको क्या करते हैं कि समाप्त कर देते हैं, दोनों अम्ल और क्षारक मिलकर, और बनाते हैं क्या? तो लवण और जल बनाते हैं, ठीक ना। और इसी अभिक्रिया को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो दैनिक जीवन में अम्ल और भस्म का, यानी कि क्षार का बहुत से काम है। तो कभी भी अम्ल को ठीक करना है तो तीखा दवा खाइए, यानी कि तीखा चीज खाइए, और तीखा को ठीक करना है, उदासीन करना है, तो अम्ल का प्रयोग करें। यहाँ अगर करते रहेंगे तो शरीर एकदम अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, ठीक ना। आदमी आराम से अपने जीवन व्यतीत करते रहेंगे, ठीक ना। तो अम्ल को उदासीन करने के लिए क्षार चाहिए, ठीक है, और क्षार को उदासीन करने के लिए अम्ल चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, ठीक है। तो कभी भी देखिए अगर कोई धातु में यहाँ पर देखिए धात्विक ऑक्साइड अम्ल
अगर धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण बनाती है और ये भी जल बनाती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर Cu है, अगर मान लो कॉपर है, कॉपर तो एक धातु है, तो कोई भी धातु, चाहे वो कॉपर हो, सोना हो, चांदी है, कोई भी धातु हो, अगर उसमें O लगाते हैं यानी ऑक्सीजन लगाते हैं ना, तो वहाँ ऑक्साइड हो जाता है। तो किसी भी धातु में ऑक्सीजन लगाने से क्या हो जाता है, वहाँ ऑक्साइड हो जाता है, यानी कि उसको मिलाकर कहते हैं धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल के साथ खट्टे पदार्थों से करते हैं तो वह बनाती है लवण और जल बनाती है। तो यहाँ पर देखिए CuO यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन का क्रिया है, इसलिए वह धात्विक ऑक्साइड हो गया, यानी कि क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठीक ना। यहाँ पर अम्ल HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, खट्टे पदार्थ है, उसका क्रिया कराते हैं CuO से, तो वह बनाती है CuCl जो नमकीन होती है, कॉपर क्लोराइड, ठीक ना, क्यूप्रिक क्लोराइड भी उसको बोलते हैं, वह बनाती है, और अंत में बनाती है जल H2O, ठीक ना। तो कभी भी धात्विक ऑक्साइड को हम लोग बोलते, अगर किसी धातु को ऑक्सीजन के साथ, किसी धातु को ऑक्सीजन के साथ जोड़ देते हैं तो हो जाता है धात्विक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर किसी धात्विक ऑक्साइड को अम्ल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बनता है, ये भी बनाती है लवण और जल बनाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, अब क्षारक के साथ, इससे पहले अम्ल को देखे थे, ठीक ना, अब क्षारक को देखेंगे, ठीक है। अब देखिए क्षारक, क्षारक का अभिक्रिया कराते हैं अधात्विक ऑक्साइड के साथ, ठीक है, उससे धात्विक से कराए थे अम्ल को, अब कराएंगे अधात्विक से, यानी अधातु होते हैं, ठीक ना। जैसे देखो कैल्शियम, कैल्शियम एक अधातु है, ठीक ना, उस कैल्शियम के साथ अगर हम ऑक्साइड जोड़ देते हैं, जैसे O जोड़ दिए तो ऑक्साइड हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए क्षारक है, यहाँ पर CaOH कैल्शियम, कैल्शियम तो एक धातु है समझिए, लेकिन OH जो है, मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है, क्योंकि यहाँ पर OH लगी है, ठीक ना, क्या लगी है, OH। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है क्षारक, और उसका अभिक्रिया कराए हैं कार्बन डाइऑक्साइड से जो अधात्विक ऑक्साइड है। कार्बन, यहाँ पर कार्बन देखिए, कार्बन अधातु, उसमें ऑक्सीजन लगा दिए तो क्या हो गया, ऑक्साइड हो गया, ठीक ना। तो यहाँ पर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए उसको बोलते हैं C से कार्बन, O से ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना। तो यहाँ पर CaOH2 जो एक क्षारक है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया अगर हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन एक अधातु है और O से मिल गया तो हो गया अधात्विक ऑक्साइड, उससे कराए तो बनाया लवण और जल, ये भी लवण जल बनाया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या बनाया, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक ना, और अंत में क्या बनाया, H2 यानी कि जल बनाया। तो कभी भी क्षारक की अभिक्रिया अगर अधात्विक ऑक्साइड से करेंगे तो वहां क्या बनाएगा, लवण और जल, CaCO3 H2O। चलिए आगे देखते हैं। जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, ठीक ना। अब यहां पर कहता है जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक, तो हम इससे पहले भी जान चुके हैं कि अम्ल का जो जलीय विलयन होता है वह H+ देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, और क्षार का जो जलीय विलयन होता है वह देता है OH- यानी OH हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक होते हैं और हाइड्रोजन प्लस होते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए जल की उपस्थिति में अम्ल, जल की उपस्थिति में अम्ल यानी कि हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो अम्ल कभी भी कौन आयन उत्पन्न करेगा, हाइड्रोजन आयन H+, और H+ आयन और H3O+ हाइड्रोनियम आयन, जिसको हम लोग H3O+ को हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि जो H+ आयन होते हैं ना, किस रूप में पाए जाते हैं, H3O+ में पाए जाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर देखिए जैसे कि
हाइड्रोजन को H2O जल से अभिक्रिया कराए हैं तो वहां पर बना दिया, वहीं देखिए हाइड्रोनियम आयन बना दिया ना, H3O+ हाइड्रोनियम आयन बना दिया। तो हाइड्रोजन को कभी भी जल से अभिक्रिया कराएंगे तो जल के पास तो 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो वहां बना दिया H3, इसमें का 1 और इसमें का 2, H3 बना दिया और O+ बना दिया, ठीक ना, जो कि हाइड्रोनियम आयन का सूत्र है। और फिर अम्ल, अम्ल यहाँ पर है और जल है, और अम्ल और जल की अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर फिर बनाया, देखिए हाइड्रोनियम आयन और अंत में बना दिया क्लोरीन गैस। क्या बना दिया? क्लोरीन गैस, जो एक अधातु है, ठीक ना। धातुएं यहाँ पर देखिए Cl- यानी अधातु बना दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए बहुत अच्छा चीज है, देखिए यहाँ पर अम्लों एवं क्षारकों की प्रबलता, अम्लों एवं क्षारकों की प्रबलता। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है। किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन और OH- आयनों की सांद्रता पर निर्भर करती है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए अम्ल H+ आयन, क्षारक OH-, ठीक ना, बनाती है। तो यहाँ पर कहता है अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक द्वारा प्राप्त कर सकते हैं या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक ना। सार्वभौम सूचक, सार्वत्रिक, इसको सार्वभौम सूचक भी कहते हैं या इसको सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं। यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा चीज है, इसको एकदम ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखने पर अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक ना। देखिए यहाँ पर जो पीएच स्केल जो होते हैं ना, मान लीजिए कि यहाँ पीएच स्केल है, ठीक ना, पीएच स्केल, पीएच स्केल, पीएच क्या फुल फॉर्म होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। उसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हाइड्रोजन की सांद्रता। पोटेंशियल मतलब सांद्रता, हाइड्रोजन का मतलब तो जानबे करते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन की सांद्रता मापने वाली यंत्र को पीएच स्केल कहते हैं। हाइड्रोजन की सांद्रता मापने वाली यंत्र को क्या कहेंगे? पीएच स्केल। अगर एग्जाम में पूछ दिया ना पीएच स्केल क्या है, तब पीएच स्केल के माध्यम से हम लोग हाइड्रोजन की सांद्रता को मापते हैं। किसके सांद्रता को मापते हैं? हाइड्रोजन की सांद्रता को मापते हैं, जिसमें अम्ल और क्षारक का गुण प्रदर्शित होता है, ठीक ना। अब देखते हैं पीएच स्केल की तरफ, ठीक ना। चलिए देखते हैं। अगर पीएच स्केल में, ठीक ना, अगर पीएच स्केल में अगर कोई पदार्थ को डालते हैं और अगर उसका पीएच मान 7 से अधिक हो, ठीक ना, 7 से अधिक हो तो उसको हम कहेंगे कि वहाँ क्षार है, भस्म है, क्षारक है, ठीक ना। उसका प्रवृत्ति क्या हो जाती है? क्षार, भस्म या क्षारक। अगर 7 से ज्यादा हो तब वहाँ क्षार हो जाएगी, भस्म हो जाएगी, क्षारक हो जाएगी, ठीक ना। और 7 से कम होगी, 7 से कम होगी तो वहाँ अम्ल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अम्ल हो जाएगी, ठीक ना, अम्ल। 7 से कम अम्ल, 7 से ज्यादा क्षारक, ठीक ना। लेकिन अगर 7 के बराबर हो, अगर पीएच मान 7 के बराबर हो, ठीक ना, 7 के बराबर हो तो वह हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। न वह अम्ल की तरह व्यवहार करेगा, न वह क्षार की तरह व्यवहार करेगा। वह दोनों के गुण को समाप्त करके
वह उदासीन हो जाएगी, वह क्योंकि वह अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के बाद लवण और जल बनती है, ठीक ना। तो 7 का जो पीएच मान है वह उदासीन के बराबर उदासीन होती है। तो पूछेगा अगर एग्जाम में पूछ दिया उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 के बराबर, 7 के बराबर। उदासीन विलयन का मान, उदासीन विलयन का मान क्या होती है, 7 के बराबर। और अम्लीय विलयन के मान 7 से कम, अम्लीय विलयन का मान कितना होती है, 7 से कम। और क्षारीय या तो भस्मीय विलयन का मान कितना होती है, तो 7 से अधिक, 7 से ज्यादा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ एक पीएच स्केल दिया है, ठीक ना, पीएच स्केल। इसमें अब हम लोग क्या करेंगे कि अम्लीयता और क्षारीयता को हम लोग मापेंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पर दिया पीएच बराबर 7 उदासीन विलयन, यानी उदासीन विलयन का मान है 7 के बराबर। तो किस विलयन का मान 7 के बराबर होता है, उदासीन विलयन का, ठीक ना। और पीएच का मान यानी 7 से कम, यहाँ पर देखिए अगर 7 से कम हो पीएच मान तो वह कौन सा विलयन होता है, अम्लीय विलयन। तो अम्लीय विलयन का मान होती है 7 से कम, 7 से कम। और क्षारीय विलयन, और क्षारीय विलयन का मान पीएच मान होता है 7 से अधिक, 7 से अधिक। उदासीन विलयन का मान बताइए तो, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 के बराबर। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम। और क्षारीय विलयन का 7 से अधिक। इसमें देखिए इसमें रंग प्रवृत्ति भी दिया है और उसका कलर भी चेंज किया है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस बना रहा है, ठीक ना, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस बना रहा है जो स्केल है, इसका मतलब हो गया यहाँ अम्ल है। यानी कि इसमें ब्लू कलर को अम्ल को दिखाया है, ब्लू कलर से अम्ल को दिखाया है, और उजला कलर से यानी कि क्षार को दिखाया है। क्योंकि यहाँ पर देखिए OH आयन है और यहाँ पर हाइड्रोजन आयन है, ठीक ना। तो यहाँ पर अम्ल को दिखाया है ब्लू कलर से और उजला कलर से दिखाया है क्षार को। इसका मतलब हो गया यहाँ पर ऊपर देखिए 7 के बराबर यहाँ पर बीच में है, तो दोनों का लगभग मान बराबर है। उजला भी आधा है और नीला भी आधा है, दोनों यानी कि लगभग 50-50% है, इसलिए वह उदासीन हो गया, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम नीचे इधर आ रहे हैं, पीएच मान 7 से कम आ रही है ना, पीएच मान 7 से कम आ रही है, तो देखिए इसमें इसका कलर ब्लू होता जा रहा है। कैसा होता जा रहा है, ब्लू होता जा रहा है ना, ब्लू। इसका मतलब हो गया कि यहाँ अम्लीयता 7 से कम जाएंगे तो इसका अम्लीयता बढ़ती जाएगी, क्योंकि वह ब्लू होता जा रही है। क्योंकि अभी बताए हैं कि अम्लीय विलयन को हम लोग दर्शाए हैं ब्लू कलर से, तो 7 से नीचे जा रहे हैं तो ब्लू कलर बढ़ रही है, इसका मतलब अम्लीयता बढ़ रही है, ठीक है। इधर देखिए 7 से ऊपर जा रहे हैं तो उजला कलर जो है वह उसका मान जो बढ़ रहा है ना उजला कलर का, इसलिए यहाँ क्षार है। तो 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ती जाएगी, और 7 से नीचे जाएंगे तो ब्लू बढ़ रही, यानी कि अम्लीयता बढ़ती जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ऊपर देखिए इसमें रेड कलर से दिखाया गया अम्ल को, इधर ब्लू कलर से दिखाया गया है यानी कि नीला कलर से, यानी कि क्षार को, ठीक ना। तो इसको ध्यान रखने वाली बात है कि उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर, अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक। और पीएच स्केल जो किसी भी विलयन का पीएच मान को प्रदर्शित करती है वह कितने यानी कि अंकों के बीच प्रदर्शित करती है, कितने स्केलों के बीच प्रदर्शित करती है, तो वह प्रदर्शित करती है 0 से 14 के बीच, 0 से 14 के बीच। जैसे कि यहाँ पर देखिए 0 से 14 है ना, 0 से 14। तब पीएच स्केल प्रदर्शित करती है अम्लीयता और क्षारीयता को कितने स्केल के बीच, तो 0 से 14 के बीच, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं।
देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। अब दैनिक जीवन में जो हम जहाँ हम लोग जीते हैं, ठीक ना, जो डेली हम लोग जो भी काम करते हैं ये सब है दैनिक जीवन, ठीक ना। तो दैनिक जीवन में हम लोग पीएच का महत्व को समझना है, ठीक ना। हमारा शरीर कहता है, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। हमारा जो शरीर है ना, मनुष्य का शरीर, मानव शरीर, वह कितना पीएच स्केल के बीच काम करता है? तो 7 और 7.8 के बीच काम करता है। अगर हमारा शरीर का पीएच मान 7 से कम होगी तो फिर भी हम लोग का यानी कि बीमारी, बहुत प्रकार के रोग शुरू हो जाएंगे। और 7 से अधिक यानी कि जैसे कि 7 से कुछ अधिक हो सकता है पॉइंट में 7.5 तक, लेकिन समझिए कि 8, 9, 10, 11, 12 हो जाएगी ना, तो फिर भी बीमारी होगा। तो मनुष्य का पीएच मान लगभग उदासीन के बराबर होना चाहिए, 7 या 7.5 के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। अगर ज्यादा होगा तो भी रोग होंगे, आदमी अस्वस्थ होंगे, ज्यादा होगा तो भी और कम होगा तो भी अपने आप को अच्छा फील नहीं कर पाएंगे। तो मनुष्य का शरीर का पीएच मान कितना होना चाहिए? 7 और 7.8 के बीच में होना चाहिए, ठीक ना। अगर एग्जाम में पूछेगी मनुष्य का पीएच मान कितना कितना परास के बीच होना चाहिए, तो 7 और 7.8 के बीच होना चाहिए। वर्षा जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक ना। देखिए वायुमंडल में बहुत से धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक ना, और नाइट्रोजन, कई प्रकार के रासायनिक पदार्थ है, ठीक ना, वायुमंडल में। तो जब बारिश होती है तो वह हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन को लेकर गिरती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। बादल जो गिरती है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर गिरती है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा हम लोग तभी उसको बोलते हैं जब उसका यानी कि जल का जो पीएच मान होता है वह हो जाती है 5.6 से कम हो जाती है, ठीक ना। यानी कि 5 से नीचे जाएंगे तो अम्लीयता न बढ़ रही है, अभी बताए थे। 7 से नीचे अम्ल, 7 से नीचे हम ज्यों ज्यों नीचे जाएंगे ना, त्यों त्यों वह प्रबल अम्ल होता जाएगा, ठीक ना। हम ऊपर जाएंगे तो दुर्बल होगा। बिल्कुल ऐसा ही 7 से ऊपर अगर क्षार को लेते हैं ना, तो 7 से ऊपर अगर हम ज्यादा जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, तो वह प्रबल क्षार होगा। अगर नीचे जाते हैं जैसे कि 8 में ना, या तो 9 से नीचे 8 हो गया, या तो 10 से नीचे 9 हो गया, तो ये सब हो गया दुर्बल क्षार। तो अम्लीय वर्षा हम लोग तभी कहते हैं जब पीएच मान, जल का पीएच मान कितना हो? 5.6 से कम हो। अम्लीय वर्षा होने से पृथ्वी में बहुत से हानियां हैं, जैसे कि जो ताजमहल है ना आगरा में, जिसको हम लोग यानी कि बहुत माने प्रेम के नजर से मतलब जाने जाते हैं, ठीक ना। वहाँ बहुत से देशों से वहां पर प्रतिवर्ष लोग घूमने आते हैं, विदेशों से, और अपने देश के लोग भी जाते हैं, ठीक ना, क्योंकि वह प्रेम का प्रतीक है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। ताजमहल का जो पहले ताजमहल बहुत चमकती थी, चमकता था, बहुत ही मतलब चमकीला था, बहुत ही अच्छा था। लेकिन अम्लीय वर्षा होने से ताजमहल में जो संगमरमर का पत्थर लगा है ना, वह संगमरमर यानी कि पीला हो गया है, पीला पड़ गया उसका कलर, ठीक ना, जो संक्षारित होते जा रहे हैं यानी कि अम्लीय वर्षा से। तो पहले उजला कलर का चमकीला था संगमरमर का पत्थर ताजमहल का, आज अम्लीय वर्षा होने से उसका कलर पीला हो गया है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दोनों यानी कि दोनों नहीं, दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, ठीक ना। अगर मुंह जो हम लोग खाना खाते हैं, इस मुंह में जो उसका मुंह का पीएच मान, जो हम लोग का लार होता है, ठीक ना, उसका पीएच मान अगर 7 से कम होगी ना, तो उस जो हम लोग का दांत होता है वो उसका परत इनामेल, ठीक ना, वह हो जाएगी मुलायम। इनामेल कैसी हो जाएगी? मुलायम हो जाएगी।
और मुलायम हो जाएगी तो वह नष्ट होने लगेगी, ठीक ना। इसलिए मुंह का पीएच मान 5.5 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक ना। जैसे हम लोग मीठा चीज खाते हैं तो हम लोग का मुंह में बैक्टीरिया अम्ल बनाती है, जिससे कितना बच्चे का या तो कितना मतलब नौजवान व्यक्तियों का दांत में दंत क्षय हो जाता है, जिसको हम लोग सामान्य भाषा में खोरहरी कहता है लोग, दंत छिद्र कहता है लोग ना, दंत छिद्र। तो वही कहता है अगर मीठा खाते हैं तो उसको हम रात में या तो दिन में खा कर ना सोए, उसको क्या करें कि अब सबसे पहले ब्रश कर ले और फिर जाकर उसको सोएंगे, तो हम लोग का दंत जो प्लाक होता है इनामेल वह नष्ट नहीं होगी। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को रात्रि को ब्रश करके सोना चाहिए, ताकि दंत में खोरहरी दंत क्षय ना हो, ठीक ना। अगर वह मीठा चीज अगर अम्लीय बनाता है तो 5 से नीचे अगर चली जाती है वह अम्लीय गुण, तो समझिए कि दंत क्षय होने लगेगी। वही कहता है मुंह का पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.5 से, यानी कि ज्यादा होना चाहिए, उदासीन के बराबर यानी 7 से बीच में होना चाहिए, 5.5 से 7 के बीच में होना चाहिए। ये नहीं कि 5 से कम या तो 7 से ज्यादा, ज्यादा होगा तो भी खराब है, कम होगा तो भी खराब है। मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन एवं दर्द होता है। देखिए मधुमक्खी तो जरूर माने प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नहीं माने किसी किसी व्यक्ति को जरूर काटे होंगे अपने माने परिवेश में, अपने या तो नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, या तो भैया दीदी, किसी को भी काटे होंगे जरूर। उससे पूछना ना अगर काटे होंगे तो, कि मधुमक्खी जब काटती है तो कैसा फील होता है, दर्द होती है, चुभन महसूस होती है, पूछना तो। क्योंकि मधुमक्खी के डंक में जानते हो, वो अगर कोई मधुमक्खी काटती है तो दर्द होता है, जलन फील होता है उसके डंक से। उसका मेन कारण है मधुमक्खी के डंक में मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मैथेनोइक कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। तो मधुमक्खी के डंक में मैथेनोइक अम्ल पाए जाते हैं, ठीक ना। इसलिए वह अगर किसी को काट ले, डस ले, तो उसमें उस व्यक्ति में जलन फील होता है, दर्द फील होता है, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मैथेनोइक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं। अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि भूमि है, धरती है ना, उस धरती में हम लोग फसल लगाते हैं, ठीक ना। अगर उसमें फसल नहीं हो रही है तो समझिए कि उसका पीएच मान या तो 7 से ज्यादा होगा या तो 7 से कम होगा, ठीक ना। तो अगर मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होगा तो उसका अम्लीयता गुण हो गया है, अगर 7 से अधिक होगा तो उसमें भस्मीयता यानी कि क्षारीयता गुण हो गया है। तो उसके गुण को उदासीन करने के लिए अगर अम्लीय होगा तो उसमें हम लोग क्षार पदार्थ को डालेंगे, जैसे कि मान लो कीटनाशक या तो मान लो जो भी रासायनिक पदार्थ है जो क्षारीय आते हैं, उसमें हम अगर मिट्टी में डालेंगे तो हम मिट्टी ठीक हो जाएगा, उसका पीएच मान उदासीन हो जाएगा अम्ल को नष्ट करके, तो उसमें फिर फसल होने लगेंगे। अगर क्षारीयता बढ़ गया है तो उसमें हम लोग अम्लीयता डालेंगे, तो दोनों क्रिया करके फिर उदासीन कर देगा, उसके बाद फिर हम वह मिट्टी उदासीन होकर उसमें अच्छा फसल होने लगेगा। तो अम्लीयता को नष्ट करने के लिए क्षारीय पदार्थ चाहिए और क्षारीय को नष्ट करने के लिए अम्लीयता चाहिए। और मिट्टी का पीएच मान लगभग 7 के बराबर होना चाहिए, और मिट्टी का पीएच मान 7 के बराबर होगा तो उसमें उस मिट्टी में फसल बहुत ज्यादा होगी, उसका उपज ज्यादा होगी, ठीक ना। इसलिए मिट्टी का पीएच मान लगभग 7 के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं लवण। लवण क्या है ना, अभी हम बात करते हैं लवण का। लवण जो होती है वह स्वाद में कैसा होता है, लवण अम्ल के बारे में जान गए हैं, अम्ल स्वाद में खट्टा, क्षारक स्वाद में तीखा या कड़वा, ठीक ना। लेकिन लवण के बारे में अभी हम जानते हैं। लवण स्वाद में नमकीन होते हैं, कैसा होते हैं, स्वाद में नमकीन होते हैं, ठीक ना। और किसी भी अम्ल को और क्षारक को, अम्ल को और क्षारक को अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पर बनता है लवण। क्या बनती है, लवण, ठीक ना।
और अंत में तो जल बनवे करेगा। लेकिन किसी भी अम्ल को और क्षारक को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया किया तो यहाँ पर बना दिया NaCl, जो साधारण नमक का सूत्र है, ठीक है, जिसका स्वाद कैसा है, नमकीन है। अंत में बना दिया H2O, ठीक है। आगे देखते हैं लवणों से रसायनों का निर्माण, यानी कि नमकीन पदार्थों से, ठीक ना, सोडियम क्लोराइड हो गया, इस सब से रसायनों का निर्माण। कौन कौन से रसायनों का निर्माण होते हैं, कौन कौन से पदार्थों का निर्माण होते हैं ना, इसके बारे में जानते हैं। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि नमकीन पदार्थों से, लवणों से कौन कौन से पदार्थों का निर्माण होता है, तो बताना। एक में सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसका निर्माण होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक ना। और विरंजक चूर्ण बनती है, क्या बनती है, विरंजक चूर्ण, ठीक ना। और बनती है बेकिंग सोडा, क्या बनती है, बेकिंग सोडा। और बनती है धोने का सोडा, ठीक ना। और अंत में एक और पदार्थ बनती है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मुख्य रूप से नमकीन पदार्थों से, लवण से लगभग मुख्य रूप से 5 पदार्थ ज्यादा बनते हैं: सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा, धोने का सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, या तो NaOH का रासायनिक नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण देखते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कहता है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न होता है। अगर मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिए हैं, देखिए NaCl, सोडियम क्लोराइड लेंगे, ठीक है, और उसमें क्या प्रवाहित करेंगे, तो विद्युत से, यानी कि जलीय विलयन से सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे, सबसे पहले जल में डाल देंगे, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को चूर्ण बना के जल में डाल देंगे, H2O जल में डाल देंगे। उसके बाद उसके जलीय विलयन से क्या करेंगे कि विद्युत का प्रवाहित करेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रिक का प्रवाह करेंगे, तो यहाँ पर बनाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और अंत में देखिए क्लोरीन गैस हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ठीक ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, तो NaCl सोडियम क्लोराइड से, सोडियम क्लोराइड को क्या करेंगे, यानी नमक को, साधारण नमक को जल में विलयन बना देंगे, साधारण नमक को जल में विलयन बना देंगे। उसके बाद उस जल से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। जो एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ठीक ना। एनोड पर होगी क्लोरीन गैस, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस। कैथोड के पास NaOH का विलयन मतलब बनता है, ठीक ना। और कैथोड के पास बनता है NaOH का जलीय विलयन। उपयोग देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या उपयोग है, NaOH का क्या उपयोग है, ठीक ना। इसका उपयोग है ईंधन के रूप में, यानी कि इसको जलाते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग जलाते हैं, यानी ईंधन के रूप में इसका उपयोग होता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसका उपयोग होता है जल की स्वच्छता में, PVC, जिसको हम लोग बोलते हैं PVC, ठीक है। यानी कि जल को अगर स्वच्छ करना है, अगर जल में मान लो कि अम्लीयता या तो क्षारीयता बढ़ गया है, या तो गंदा पदार्थ की उसमें कीटाणु उटारू, जीवाणु विषाणु अगर बढ़ गए हैं ना, उसको अगर नष्ट करना है जल के कीटाणु को, तो उसमें हम यही सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। ग्रीज हटाने के लिए, साबुन व कागज बनाने के लिए। अगर मान लीजिए कोई पदार्थ में, कोई वस्त्र में, कोई हाथ में, किसी का हाथ में ना ग्रीज लग गया है या वस्त्र में ग्रीज लग गया है, तो उसमें हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। उस हाथ में से और वस्त्र में से ग्रीज हट जाएगा। साबुन व कागज बनाने के लिए, साबुन उद्योग में और कागज उद्योग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। कौन कौन उद्योग में, साबुन उद्योग में और कागज उद्योग में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए अब विरंजक चूर्ण के बारे में जानते हैं। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, CaOCl2, ठीक है।
CaOCl2 विरंजक चूर्ण। इसका निर्माण देखिए कैसे होता है। शुष्क बुझे हुए चूने, एक क्या करेंगे कि बिना बुझा हुआ चूना होता है, एक बुझा हुआ चूना होता है। अगर चूने में अगर पानी डालेंगे वहाँ खौलना शुरू कर देता है, तो समझ लेना कि वहाँ बिना बुझा हुआ है, और जो नहीं खौलेगा वहाँ बुझा हुआ होता है। यानी कि जो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक ना। बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। और बुझे हुए चूने से, शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन का क्रिया करेंगे, क्लोरीन का क्रिया करेंगे तो बन जाता है विरंजक चूर्ण। क्या बन जाता है? विरंजक चूर्ण, ठीक ना। जैसा कि यहां पर दिखाया गया है, देखिए CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ शुष्क बुझे हुए चूने हैं, इससे क्या कराए हैं कि क्लोरीन गैस का क्रिया कराए हैं, ठीक ना, क्लोरीन से। तो यहाँ पर बना दिया CaOCl2, CaOCl2 जो विरंजक चूर्ण का सूत्र है। किसका सूत्र है? विरंजक चूर्ण का सूत्र है, ठीक ना। और अंत में जल बनाता है। क्या बनाता है? जल बनाता है। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्लोरीन गैस का क्रिया कराते हैं तो बनाता है CaOCl2 और अंत में हाइड्रोजन गैस। विरंजक चूर्ण का उपयोग देखें। विरंजक चूर्ण उपयोग वस्त्र उद्योग में, सूती लिनेन के विरंजन में। देखिए जहां पर जिस कारखाने में वस्त्र बनते हैं ना, या तो सूती वस्त्र हो या तो ऊनी वस्त्र हो, जिसको लिनेन कहते हैं, ठीक ना, या तो जो भी वस्त्र हो, जो भी वस्त्र होता है कारखाने में, अगर ना अगर बनाते हैं वस्त्र को, अगर वस्त्र के सफाई चाहिए, वस्त्र का सफाई चाहिए तो उसमें CaOCl2 का प्रयोग होता है, यानी कि विरंजक चूर्ण का प्रयोग होता है, ठीक है। आगे देखिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी में मजा के विरंजन के लिए, यानी कि कागज का जो फैक्ट्री होता है ना, कागज को साफ करने के लिए भी इसका प्रयोग होता है, CaOCl2 का विरंजक चूर्ण का। पीने के पानी को रोगाणु नाशक के रूप में, यानी कि जो भी पानी है उसको पीना है ना, उस पानी में मान लो कि बहुत से प्रकार के कीटाणु विषाणु रोगाणु है, उसको मारना है ना, बैक्टीरिया को मारना है, रोगाणु को मारना है, तो उसमें हम क्या करेंगे कि एक डब्बा आता है विरंजक चूर्ण का, उस पानी में डाल देंगे, उसमें रोगाणु यानी कि मर जाएंगे और वह पानी हो जाते हैं पीने योग्य, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3। यह एक दुर्बल असंक्षारक है। यह संक्षारक नहीं होते हैं, यह असंक्षारक होते हैं, ठीक ना। वो भी प्रबल नहीं, दुर्बल, यानी कि कमजोर होते हैं, ठीक ना। अब देखिए बेकिंग सोडा कैसे तैयार होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ठीक ना, NaHCO3। अब क्या करते हैं कि सोडियम क्लोराइड से, साधारण नमक से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 यानी कि जल, NH3 अमोनिया, ठीक ना, इसमें क्या करते हैं कि अभिक्रिया कराते हैं, चारों को अभिक्रिया कराएंगे तो अंत में बन जाता है NaHCO3 जो बेकिंग सोडा का सूत्र है। तो एग्जाम में पूछेगा बेकिंग सोडा कैसे तैयार करेंगे, तो बताना सोडियम क्लोराइड से ना, साधारण नमक से CO2 गैस, जल और यानी कि अमोनिया, तीनों को अगर चारों को क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर अंत में बनता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम लोग बोलेंगे सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। आगे देखते हैं। खाना पकाते समय गर्म करने पर, अगर खाना मान लो कि पकाना है ना, खाना पकाना है तो देखिए अगर सोडियम बाई कार्बोनेट है, ठीक ना, सोडियम बाई कार्बोनेट जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, इसको अगर गर्म करेंगे तो क्या क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट बनेगा, जल बनेगा और CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक ना। आगे देखना, इसका उपयोग देखें, बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा का कौन कौन से उपयोग है ना, बेकिंग पाउडर बनाने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग होता है, बेकिंग पाउडर, ठीक है, जो हम लोग अपने मिठाई में, खास्टा में, या तो बहुत चीज मतलब उसको मतलब थोड़ा सा सॉफ्ट बनाने के लिए, उसको फूलने के लिए, ठीक ना, फूलना सॉफ्ट बनाने के लिए प्रयोग होता है बेकिंग सोडा का। प्रत्येक घर में तो उपयोग होबे करता है बेकिंग सोडा का, जो उजला कलर का होता है ना,
तो खाना बनाने में भी, बहुत से मिठाई बनाने में भी बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। यह एंटासिड का एक संघटक है। देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी का पेट दर्द कर रहा है, ठीक ना, पेट दर्द कर रहा है, तो उसमें अगर हम लोग बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा को अगर खा लेंगे ना, तो वह क्षार होता है, जिससे एंटासिड यानी कि पेट, जैसे एंटासिड का मतलब होता है यानी कि जो समझिए कि गैस हो गया पेट के अंदर ना, तो पेट के अंदर गैस हो जाती है, तो उसको गैस को ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ इसका प्रयोग होता है, मतलब प्रयोग करते हैं बेकिंग सोडा का। तब बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं गैस को हटाने के लिए, यानी कि मनुष्य के शरीर के अंदर जब पेट में गैस हो जाती है तो बेकिंग सोडा का प्रयोग कर सकते हैं। अग्निशामक में इस्तेमाल, जो अग्निशामक, कहीं मान लीजिए कि घर और में आग लगते हैं ना, तो एक अग्निशामक का एक यंत्र होता है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं ना, उसमें भी बेकिंग सोडा को डाला जाता है, ठीक ना, उसके मिक्स के लिए, ताकि उसका प्रबलता बढ़े। अगर बेकिंग सोडा का प्रयोग अग्निशामक में नहीं किया जाए ना, तो वह दुर्बल की तरह काम करेगा, तो पानी को, आग को मतलब नहीं बुझा पाएगा अच्छा से, ठीक ना। इसलिए बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं वही, यानी कि जैसे कि अग्निशामक में, ताकि वह प्रबल हो जाए, एकदम शक्तिशाली हो जाए और वह आग को जल्दी बुझा दे। चलिए आगे चलते हैं। धोने का सोडा, धोने का सोडा जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि कह सकते हैं सरफ कहते हैं, साबुन कहते हैं, ये सब कहते हैं, ठीक ना, सरफ या साबुन। इसका निर्माण देखिए कैसे होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर देखिए, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। अगर Na2CO3 से, ठीक ना, जल के 10 गो अणु से ना, जल के कितने अणु से, 10 गो अणु से अगर क्रिया कराते हैं सोडियम कार्बोनेट को ना, तो यहाँ पर बनता है Na2CO3 10H2O, जो धोने का सोडा का सूत्र है। एग्जाम में पूछेगा धोने के सोडा का सूत्र क्या है, ठीक ना, तो बताना Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 इंटू 10H2O, यह धोने का सोडा का सूत्र है। अब धोने का सोडा का उपयोग देखें। धोने का सोडा का उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में, यानी कि कांच जो शीशा होता है, साबुन होता है, कागज होता है, उसको अगर साफ करना है ना, तो उसका प्रयोग करेंगे हम लोग धोने के सोडा का, ठीक है। घरों में साफ सफाई में देखना ना, घरों में जो भी गंदा पदार्थ होता है उसमें आराम से हम लोग सरफ से, साबुन से साफ कर लेते हैं, ठीक ना। तो घरों के साफ सफाई में भी धोने का सोडा का उपयोग होता है। Na2CO3 इंटू 10H2O का उपयोग होता है। जल की अस्थायी कठोरता हटाने में, मान लीजिए कि जल जो कठोर हो गया है, ठीक ना, जल जो क्या हो गया है, कठोर हो गया है, जैसे कि मान लीजिए बर्फ है, ये सब कठोर जल होते हैं, बर्फ, या तो मान लीजिए कि जिसमें नमकीन जल है ना, नमकीन जल, उसको भी कठोर बोलते हैं, ठीक ना, क्योंकि उसमें उसका संगठन जो होता है, या तो उसका सांद्रण जो होता है ना, या तो उसका, उसमें जो कण होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके चलते वो कठोर हो जाता है। इसलिए जल में जब नमक मिलाते हैं तो कठोर कहलाते हैं, क्षारीय कहलाते हैं, ठीक ना। जिसको हम लोग कहते हैं, यानी कि जैसे समुद्र का जल है, समुद्र का जल है तो वो भी समझिए कि ठोस जल होते हैं। तो उस कठोरता को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि उसमें डालेंगे धोने का सोडा, थोड़ा सरफ डाल देंगे, साबुन डाल देंगे, ये सब, तो उसका कठोरता हट जाएगी, ठीक है। आगे देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, आगे पढ़ते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है एक ऐसा पदार्थ होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीओपी, क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी। इसका रासायनिक सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इंटू 1/2, यानी आधा ना, 1/2 का मतलब होता है आधा H2O, यानी कि जल का जो अणु होगा वहाँ आधा होगा, कैल्शियम सल्फेट का होगा, यानी कि एक पूरा होगा, और उसमें ऑक्सीजन का 4 गो परमाणु होंगे, ठीक ना, और बाकी सबका 1 गो। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू 1/2 H2O, यानी कि आधा जल। तो इसमें अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाना है ना, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। प्लास्टर ऑफ जो पेरिस है वो हमारे भारत से नहीं आए हैं, समझिए कि वो उसको हम लाए हैं, एक देश है, एक स्थान है जिसका नाम है पेरिस। क्या नाम है, पेरिस। वही पेरिस देश से यहाँ आए हैं ना पदार्थ,
इसलिए इसका नाम है, पेरिस में ही इसका सबसे पहले शुरुआत किया गया था, इसलिए इसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते कैसे हैं देखते हैं। कहता है जिप्सम को 373 केल्विन, जिप्सम एक पदार्थ है, ठीक ना, जिसका सूत्र होता है यहां पर देखिए Ca, जिप्सम का सूत्र ना, जिप्सम का सूत्र होता है जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक ना, CaSO4 इंटू 2H2O, H2O, ठीक ना। यहाँ जिप्सम का सूत्र है, इसमें जल का दो अणु होते हैं, ठीक ना, इसमें जल का 2 अणु, अगर आधा अणु हो जाएगा तो वो तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर कहता है जिप्सम को 273 केल्विन, कितना केल्विन पर गर्म करेंगे, 273 केल्विन पर गर्म करने पर यहाँ जल के अणु त्याग कर, और जल का जो अणु है 2 गो उसको त्याग कर देता है, ठीक ना, और वहाँ आधा हो जाता है, ठीक ना। जैसे कि देखिए जिप्सम में 2 गो अणु है, कितना अणु है, 2, CaSO4 2H2O, तो जिप्सम में 2 अणु है, और जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं 373 डिग्री केल्विन पर, तो जल का जो अणु है वह त्याग हो जाता है, यानी कि हट जाता है, और तब जाके कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट बनाता है। इस सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यहाँ फिर से जिप्सम बन जाता है, क्या बन जाता है, जिप्सम। यहाँ पर देखिए जिप्सम का सूत्र है, ठीक ना, CaSO4 इंटू 2H2O, तो जिप्सम का जो 2 अणु है ना, इसी में हम लोग इसको हटाते हैं, त्याग कर देता है, तब वो आधा बनता है, तब जाके बनता है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 इंटू 1/2H2O बनता है, ठीक ना। तो जिप्सम का सूत्र क्या है, CaSO4 इंटू 2H2O, क्या कितना H2O, 2H2O, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 इंटू 1/2H2O, आधा H2O, ठीक ना। जल, इसका उपयोग देखें, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग तो सब जानते हैं, यहाँ पर सब कोई जानते होंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है। जैसे यहाँ पर कह रहा है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने में, जैसे कि मान लो कोई किसी का एक्सीडेंट होता है कोई कारणवश अचानक, तो उसका हड्डी उड्डी मान लो पैर का, हाथ का, जो भी हड्डी है वह टूट जाती है, ठीक ना, तो उस हड्डी को बैठाने के लिए, उस हड्डी को जोड़ने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो यहाँ पर लिखा है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने में, देखना ना, उसको हम लोग कहते हैं, अगर किसी का हड्डी टूट गया पैर का, हाथ का, तो कहते हैं क्या हुआ है, तो कहता है प्लास्टर हुआ है, प्लास्टर कहता है ना, यानी कि प्लास्टर हुआ है, डॉक्टर की उसको किए हैं ना, क्यों किए हैं, तो हड्डी को बैठाने के लिए किए हैं। तो हड्डी को सही जगह बैठाने के लिए, हड्डी को मतलब जोड़ने के लिए यह प्रयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। दूसरा है खिलौने तथा सजावट का सामान बनाना। मेले में देखे होंगे बहुत से खिलौने बेचाते हैं, जिसको हम लोग चीनी मिट्टी भी नाम बोलते हैं, या सजावट का जो भी सामान होते हैं ना, सजावट का सामान, खिलौना उलौना, तो इसमें बहुत से सामान होते हैं ना जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है, ठीक ना। इसका कलर सफेद होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जो तो देखबे किए होंगे। दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए, देखिए आ गया ना, दीवार का जो सतह है उसको चिकना बनाना है, उजला बनाना है, सफेद करना है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। दीवार के सतह को कैसा बनाने में, चिकना बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर बैठाने में, खिलौने तथा सजावट के सामानों में भी इसका उपयोग होता है, खिलौना बनाने में, सजावट के सामान बनाने में, और दीवार में के सतह को चिकना बनाने में, सफेद बनाने में, चमकीला बनाने में भी इसका उपयोग होता है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे क्रिस्टलन का जल, क्रिस्टलन का जल कहता है लवण के एक सूत्र इकाई में, नमक है ना उसको कह रहा है, जो लवण है उसके एक सूत्र इकाई में, कितना सूत्र इकाई में, एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, अगर मान लीजिए कि यह लवण है
कोई भी लवण ले लेते हैं NaCl, ठीक ना, NaCl कहता है लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टल का जल कहते हैं, ठीक है। जैसे NaCl है या तो CuSO4 है, CuSO4, ठीक ना। तो CuSO4 एक लवण है, उसमें यहाँ पर देखिए H2O जो जल है ना, CuSO4 जो एक लवण है और इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O, ठीक ना। इसका जो सूत्र है, इसमें यह लवण है CuSO4, उसमें जो जल है 5H2O, जो जल का जो अणु है, देखिए जल का अणु इसमें 5 है ना, तो वही उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलन का जल। यहाँ पर देखिए लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो यहाँ पर जल का अणु कितना है, 5 है ना, इसलिए इसको बोलते हैं। अब तो कोई भी लवण में अगर जल होगा ना, और जल में जो निश्चित अणु होंगे, जितना भी अणु हो, केवल जल का, सभी लवण का नहीं, केवल जल का, केवल जल का जो अणु होंगे ना, उसको बोलते हैं क्रिस्टलन का जल, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल की कौन, मतलब जो भी प्रकृति में पदार्थ पाए जाते हैं ना, बहुत से पदार्थ होते हैं जिसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं ना, उस अम्ल के बारे में देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं प्रकृति में कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं और उसमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। इसमें पहला नंबर में है संतरा एवं नींबू का रस, संतरा और नींबू का रस, ठीक ना। संतरा और नींबू के रस में सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। नींबू के रस में और संतरा में कौन अम्ल पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल। सेब में पाए जाते हैं मैलिक अम्ल, कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल। इमली में पाए जाते हैं टार्टरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, टार्टरिक अम्ल। सिरका में पाए जाते हैं एसिटिक अम्ल, कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। दही जिसको हम लोग मक्खन कहते हैं, कन्हैया जी बहुत खाए हैं मक्खन, ठीक ना, हाँ, तो मक्खन कहते हैं जिसको दही को, उसमें पाए जाते हैं लैक्टिक अम्ल। क्या पाए जाते हैं, लैक्टिक अम्ल। टमाटर में पाए जाते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। अमाशय अम्ल, जो हम लोग अमाशय है ना, जिसको हम लोग पेट बोलते हैं, अमाशय को, जहाँ पर भोजन 4 घंटे इकट्ठा रहता है वहाँ पर ना, तो अमाशय रस में कौन सा अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अमाशय में कौन रस का स्राव होता है, कौन अम्ल का स्राव होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। चाय में जो हम लोग पीते हैं सवेरे या तो कभी भी, मतलब जिसका जब मन, चाय में पाई जाती है टाइनिक अम्ल, कौन सा अम्ल, टाइनिक अम्ल, चाय में टाइनिक अम्ल। विटामिन सी में पाई जाती है अस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी में क्या पाए जाते हैं, अस्कॉर्बिक अम्ल। चींटी जो होती है ना, चींटी के डंक में, यानी चींटी जब काटती है तो कितना विष आता है, बहुत जलन होती है, बहुत विष आता है, बहुत दर्द फील होता है ना। एगो जो विषैया चिहुटिया होता है उसको ज्यादातर, मतलब तो चींटी जो होती है उसके डंक में पाई जाती है फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, फॉर्मिक अम्ल, ठीक ना, फॉर्मिक अम्ल, जिसके कारण वह चींटी अगर काट लेगी किसी व्यक्ति को ना, किसी व्यक्ति को भी काटेगी तो उसका शरीर एकदम विषाता है, दर्द फील होता है, जलन फील होता है ना। इसलिए क्यों फील होता है चींटी काटने पर, क्योंकि चींटी का जो डंक में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल, और वह फॉर्मिक अम्ल उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है ना, इसलिए वह जलन फील होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं आगे है देखिए लिटमस पत्र, कुछ सूचक का नाम यहाँ पर दिया है, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, लिटमस पत्र है, मेथिल ऑरेंज है, फिनोल्फथैलिन है, हल्दी है, चुकंदर है, लाल गोभी का पत्ता। अगर एग्जाम में पूछ दिया कुछ सूचकों के नाम लिखें तो लिख देना लिटमस पत्र, यानी लिटमस लिख सकता है, मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथैलिन, हल्दी, चुकंदर, लाल गोभी का पत्ता, ठीक ना। लिटमस जो होती है, यानी कि अगर लिटमस को, ठीक ना, अम्लीय जेली विलयन में डालेंगे ना तो वह लाल हो जाएगा,
और क्षारीय पदार्थ में डालेंगे तो वह हो जाएगा नीला। यानी कि अम्ल लिटमस पत्र को अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? लाल। और क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है। और मेथिल ऑरेंज यहाँ पर देखिए, मेथिल ऑरेंज को अगर अम्ल में डालेंगे तो लाल, क्षार में डालेंगे तो पीला। फिनोल्फ्थालीन रंगहीन, क्षारीय में गुलाबी। हल्दी अम्ल में पीला रंग प्रदर्शित करेगी और हल्दी क्षार में लाल भूरा। और चुकंदर अम्ल में लाल बैंगनी प्रदर्शित करेगी और क्षारीय में पीला। और लाल गोभी का पत्ता अम्लीय विलयन में लाल बैंगनी प्रदर्शित करेगी कलर और क्षारीय में हरा रंग प्रदर्शित करेगी। ठीक ना। तो यहाँ सब हो गया सूचक। क्या हो गया? सूचक। और यहाँ रंग परिवर्तन है, रंग परिवर्तन। अम्ल में कैसा रंग प्रदर्शित करेगा, क्षार में कैसा रंग परिवर्तित करेगा। ठीक ना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर देखिए धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातुओं की सक्रियता श्रेणी जो देखिए सभी धातुओं में लगभग जितना भी हम लोग धातु लेंगे ना, सभी धातुओं में सबसे ज़्यादा जो क्रियाशीलता होती है, सबसे सक्रिय होते हैं, सबसे ज़्यादा जो क्रिय पाए जाते हैं वह होते हैं पोटेशियम, जिसका संकेत होता है, रासायनिक सूत्र होता है के। पोटेशियम का संकेत क्या होता है? के। तो पोटेशियम ऐसा धातु है जो सभी धातुओं में सबसे सक्रिय होते हैं, यानी कि ज़्यादा क्रियाशील होता है। वह कहीं भी उसको रखेंगे वह किसी न किसी पदार्थ से क्रिया कर जाता है सबसे ज़्यादा। दूसरा नंबर में होती है कैल्शियम, तीसरा में सोडियम। देखिए सोडियम जो है तीसरा नंबर में है, जिसका सूत्र होता है Na। क्या होता है? Na। इसलिए ना सोडियम भी इतना ना ज़्यादा क्रियाशील होता है जिसके चलते उसको मिट्टी के तेल में यानी किरोसिन तेल में उसको छुपा कर रखा जाता है। एग्जाम में प्रश्न आते हैं कौन ऐसा धातु है जिसको किरोसिन तेल में छुपा कर रखा जाता है, तो वह धातु का नाम है सोडियम। कौन ऐसा धातु है जिसको किरोसिन तेल में छुपा कर रखा जाता है? सोडियम। ठीक है। और चौथा है मैग्नीशियम। ठीक है। एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, टीन, लेड, हाइड्रोजन, तांबा, पारा, चांदी। नीचे देखिए, नीचे सोना है, सबसे नीचे सोना है। अब देखिए सबसे क्रियाशील धातु पोटेशियम, सबसे यानी कि कम क्रियाशील, सबसे कम क्रियाशील है सोना, यानी कि समझो कि वह अक्रिय के बराबर है। ठीक ना। तो सोना का प्रयोग हम लोग करते हैं आभूषण बनाने में। क्या बनाने में? आभूषण बनाने में। सोना का प्रयोग आभूषण बनाने में इसलिए होता है ना क्योंकि वह देखिए इसमें इसको भी देखिए, यहाँ त्रिभुजाकार जो आकृति है ना, त्रिभुजाकार आकृति, ऊपर चौड़ा है और नीचे पतला होते जा रहा है, ऐसे होता जा रहा है ना पतला। इसका मतलब हो गया कि जो चौड़ा है ना ऊपर वाला धातु को प्रदर्शित कर रहा है। तो जो चौड़ा आकृति है वह पोटेशियम का है, यानी कि ऊपर बता रहा है कि यह ज़्यादा क्रियाशील है, यह किसी भी पदार्थ से क्रिया जल्दी कर जाएगा। और नीचे पतला होते जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि यहाँ सबसे कम, नीचे जो भी होगा वह कम होता जा रहा है, इसका मतलब कि वहाँ सबसे कम क्रियाशील होगा। सोना का प्रयोग इसलिए करते हैं आभूषण बनाने में। ठीक ना। क्योंकि सोना को अगर हम लोग मान लो कि नाक में के, कान में के जो भी गहने होते हैं, आभूषण होते हैं, सोना के बनाएंगे, वह जल्दी किसी से भी क्रिया नहीं करेगा। और क्रिया जब नहीं करेगा, न नमी से, न वायु से, न किसी पदार्थ से जल्दी क्रिया करेगा, न वह जल्दी संक्षारित होगा। ठीक ना। और संक्षारण नहीं होगा, जंग नहीं लगेगा, इसलिए सोना का प्रयोग होता है आभूषण बनाने में। नीचे से 2 नंबर देखिए चांदी है, और चांदी भी उतना क्रियाशील नहीं होता है। ठीक ना। क्योंकि नीचे से 2 नंबर में, इसलिए चांदी का भी प्रयोग करते हैं हम लोग आभूषण बनाने में। ठीक ना। क्योंकि वो भी थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में क्रियाशील होता है, और सोना उससे भी कम। तो सोना समझिए कि आभूषण के लिए 1 नंबर धातु है और 2 नंबर चांदी है। ठीक ना। तो सोना एग्जाम में पूछेगा सोना का प्रयोग क्यों आभूषण में किया जाता है, क्योंकि वह सबसे कम क्रियाशील धातु है। वह किसी भी नमी वायु से या किसी पदार्थ से क्रिया नहीं करता, और वह संक्षारण नहीं होता, उसमें जंग नहीं लगता,
जिसके कारण सोना का प्रयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। वह सालों साल चमकता रहता है, ठीक ना, इसलिए उसका प्रयोग होता है आभूषण बनाने में, क्योंकि उसमें जंग नहीं लगता है। चांदी में भी ना के बराबर जंग लगता है, क्योंकि नीचे से वह 2 नंबर में है, वो भी बहुत कम क्रियाशील धातु है, ठीक ना। चलिए, हाय, बस इतना ही। बहुत अच्छा चैप्टर था, जो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर था ना। चलिए, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू बच्चों देखने के लिए, थैंक यू। चलिए, जो भी पढ़ाए हैं उसको एकदम अच्छी तरह से अपने माइंड में उस पढ़ाई को कन्वर्ट कर लो और अच्छी ढंग से पढ़ाई करो, ताकि रिजल्ट एकदम अच्छा है, ठीक ना। चलिए, थैंक यू।